बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मेम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड मेंस के इम्तिहान में आपसे 200 अल्फाज में या 150 अल्फाज में सवाल पूछे जाएंगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बागो बहार से मुताल्लिक एक सवाल को हल करेंगे। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि बागो बहार का तनकीदी जायज़ा लीजिए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बागो बहार की ज़बान व उसलूब पर बहस कीजिए या एक नोट कलमबंद कीजिए, या फिर बागो बहार की खसूसियात बयान कीजिए, या बागो बहार की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डालिए। इस तरह से सवाल आ सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे? जैसा कि आप जानते ही हैं कि बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, तो बात यहीं से शुरू करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की तारीख में जो किताब सबसे अहम संग मील है वो मीर अमन की दास्तान बागो बहार है। अब आप चाहें तो बागो बहार का माखज़ लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि बागो बहार मीर अमन की तबज़ात तसनीफ़ नहीं, बल्कि ये मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है, और नौ तर्ज़ मुरस्सा भी तबज़ात नहीं है बल्कि फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा थी। तो असल माखज़ फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश है। ये आप ज़िक्र करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आएंगे इसकी खसूसियात पे, तो बताएंगे कि बागो बहार को जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़े अव्वल कहा जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़े अव्वल बागो बहार को किसने कहा? तो आप नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि रशीद हसन ख़ां के मुताबिक, या रशीद हसन ख़ां ने बागो बहार को जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़े अव्वल कहा है। यह मीर अमन का वो कारनामा है जो उनको हमेशा ज़िंदा व जावेद रखेगा, या फिर ये वो मीर अमन की किताब है जो हमेशा ज़िंदा रहेगी। लगभग ऐसी ही बात एहतशाम हुसैन ने कही। एहतशाम हुसैन कहते हैं, आप यहाँ पे एहतशाम हुसैन का कोटेशन लिखेंगे कि एहतशाम हुसैन ने इसे यानी बागो बहार को उन तसानीफ में से करार दिया है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती। सैयद अब्दुल्ला ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। सैयद अब्दुल्ला ने भी बागो बहार को उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार दी है। अब बागो बहार की खसूसियात आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आप इसकी सबसे अहम खसूसियत सबसे पहले लिखेंगे, इसका उसलूब और इसका ज़बान व बयान क्या है। ठीक है, एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि बागो बहार का उसलूब और ज़बान व बयान पर आप नोट कलम बंद कीजिए। तो इसमें से आप एक क्वेश्चन अलग से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बागो बहार में मीर अमन ने दिल्ली की टकसाली ज़बान का इस्तेमाल किया है। फ़ारसी और शकील अल्फाज से परहेज़ करते हुए सादा सलीस ज़बान और आम फहम बोल चाल के अल्फाजों मुहावरात का इस्तेमाल किया है। जैसा कि खुद मीर अमन ने इस किताब में लिखा है कि मुवाकिफ़ हुक्म हुजूर यानी गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे ही बागो बहार लिखी गई थी। तो मुवाफिक हुक्म हुजूर के मैंने भी इस मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद मीर अमन की ज़बानी इसके उसलूब के बारे में आप एक बात कह सकते हैं। मीर अमन ने बागो बहार में सादगी, सफाई और सहल निगारी का ऐसा नमूना पेश किया कि कलीमुद्दीन अहमद भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि इसमें यानी बागो बहार में सादगी व परकारी बैक वक्त जमा हैं। ठीक है, अगर आप बागो बहार के उसलूब और ज़बान बयान को एक अलग से सवाल की हैसियत से लिखेंगे तो इसी को आप बढ़ा सकते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे इसको तमहीदन ज़िक्र करते हुए इसके उसलूब पे आप बहस कर सकते हैं, और
कुछ और दीगर अहम बातें लिख के आप 150 से 200 अल्फाज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बागो बहार की खसूसियात पे आ रहे हैं। तो इसकी दूसरी खसूसियत क्या है? माशरती व तहजीबी मुरक्का। बागो बहार में दिल्ली की तहजीब व माशरत की तस्वीर कशी देखने को मिलती है। दिल्ली की तहजीब व माशरत इसमें पेश की गई है। दिल्ली के उमरा, शुअरा, मेले ठेले, सैर तमाशे, ज़ियाफ़तें और यहाँ की रसूम व तक़रीबात को बहुत ही अच्छे अंदाज में मीर अमन ने पेश किया है। ठीक है, और इसमें मीर अमन ने मुसज्जा व मुकफ़ा इबारत से परहेज़ किया है, यानी सहल नगारी से काम लिया है। ठीक है, लफ़ाज़ी, इबारत आराई, वज़न और काफ़िया की पाबंदी से उस वक्त की नस्र जुड़ी हुई होती थी, लेकिन उस वक्त की एक नस्र जो कि बागो बहार के जवाब में ही लिखी गई थी, बागो बहार से 20-22 साल बाद, बागो बहार की इशाअत से लगभग 20 साल बाद लिखी गई थी फ़साने अजायब। फ़साने अजायब में मुसज्जा और मुकफ़ा इबारत रजब अली बेग सुरूर ने लिखी थी और मीर अमन का मजाक भी उड़ाया था उनकी ज़बान पर। तो उस वक्त जो दौर था वो इबारत आराई, वज़न और काफ़िया पाबंदी का दौर था, लेकिन मीर अमन ने इन सब चीज़ों से परहेज़ किया और सादा और सलीस ज़बान का इस्तेमाल करके उर्दू नस्र को एक नई जिहत अता की। और फिर बाद में गालिब आए और उन्होंने आसान और सलीस ज़बान में खतूत लिखे, और फिर सर सैयद ने आसान और सलीस ज़बान में अपने मज़ामीन लिखे, और इस तरह से नस्र ने इर्तिका किया और फिर मुश्किल पसंदी से सलीस और सहल पसंदी की तरफ आ गई। तो ये बात आप जब इस तरह से सवाल पूछ दे कि उर्दू नस्र का इर्तिका या फिर जदीद उर्दू नस्र का इर्तिका, इस तरह से सवाल पूछे तो आप सवाल फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू करेंगे, उसकी नस्र से, फिर गालिब की नस्र और उनके खतूत नगारी पे आते हुए फिर आप आएंगे अपना जो अलीगढ़ तहरीक थी उस पे आएंगे, फिर जदीद दौर से आप सवाल को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से एक सवाल से आप कई सवाल बना सकते हैं। एक सवाल आप अच्छे से समझे रहेंगे ना तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में इससे मिलता जुलता इसके आसपास का सवाल आएगा तो इंशाल्लाह आप लिख लेंगे। ठीक है, आपने प्री क्वालिफाई किया है, इट्स मीन यू आर टैलेंटेड, तो आप अपने आप को हाईली रेट करिए। ठीक है, अपना हौसला बुलंद रखिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा। और भी बहुत सारी इसकी खसूसियात हैं, एक एक करके बताऊंगा या फिर लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 200 अल्फाज में ही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ हेडिंग बता देता हूँ, इसमें आप खुद से कुछ लिखने की कोशिश करिएगा। किरदार नगारी का फ़न, इसकी खसूसियात है। बागो बहार में मीर अमन ने किरदार नगारी का बहुत अच्छा नमूना पेश किया है। जो चारों दरवेश थे उनको बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। इसके अलावा ईसा हज्जाम, यूसुफ सौदागर और हातिम ताई, बेदार बख्त, बहरोज़, और इसके अलावा आपका वो मलिका महर निगार और फिर मलिक सादिक, ये सब किरदार भी इसने पेश किए हैं जो कि अच्छे हैं। सपाट किरदार हैं लेकिन दिलचस्पी के हामिल हैं। ये बागो बहार उस वक्त इतनी कामयाब हुई थी कि मीर अमन की ज़िंदगी में ही इसको मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जुमा कर दिया गया था। जी हाँ, अंग्रेज़ी ज़बान में तो इसका तर्जुमा हुआ ही, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लैटिन लैंग्वेज में भी इसका तर्जुमा हुआ था। 19वीं सदी की इब्तिदा में 1803-4 की बात हो रही है। उस वक्त कोई हिंदुस्तान की किताब जो फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी ज़बान में तर्जुमा हो रही हो तो उसकी आप अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, फ़नी साख्त यानी जो स्टोरी टेलिंग इन्होंने किस्सा दर किस्सा किया है। 4 दरवेश के किस्से को इतने अच्छे से बयान किया है कि बहुत दिलचस्पी आती है। हिंदी अल्फाज का बरमौल इस्तेमाल किया है। ठीक है, शकील और फ़ारसी के जो बोझिल अल्फाज हैं उनके इस्तेमाल से परहेज़ किया है। ठीक है, तर्जुमा निगारी में भी इनको महारत थी। वैसे तो ये तबज़ात तसनीफ़ नहीं है,
تحسین کی نو طرز مرصع یا فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، لیکن اتنی اچھی طرح سے انہوں نے ترجمہ کیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ترجمہ کردہ کتاب ہے یا تبعات کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی فنی مہارت تھی، ترجمہ نگاری میں مہارت تھی کہ اتنے اچھے سے انہوں نے دلی کی ٹکسالی زبان اور دلی کے محاورات کا استعمال کیا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ خود میرمن کی ہی یہ تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واقعہ نگاری، جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں ان کو کتنے اچھے سے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ ختم کریں گے تو ایک دو اور اقوال باغ و بہار سے متعلق کوٹ کر کے ختم کریں گے، جیسے کہ ایک قول گلکرسٹ کا ہے کہ باغ و بہار اردو زبان کے لیے ایک بیش بہا اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے باغ و بہار کے بارے میں 2 پیج میں آپ کو یہ مواد مہیا کرا دیا۔ اس کی PDF ہم ٹیلی گرام چینل پہ بھیج دیں گے۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کمنٹ میں ہماری تنقید بھی کر سکتے ہیں، اوپن ہے۔ آپ تنقید برائے اصلاح کریں گے تو ہم خوشی قبول کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلاس دیکھتے نہیں ہیں، صرف تنقید کرنے آتے ہیں، تو ان کو بھی حق ہے بھائی، آئیے، آپ کو فریڈم ٹو اسپیچ ہے، بولیے، لیکن جائز بولیے، ٹھیک ہے۔ اتنا نہ بولیے کہ گھٹے عظمت کلام، اتنا نہ بولیے کہ گھٹے عظمت کلام، اتنا نہ چپ رہو کہ خاموشی بلا بنے۔ خدا حافظ۔